हेलो गाइज। आज से मैं बैकएंड का डेटाबेस का पार्ट स्टार्ट करने वाला हूँ। आज हम मोंगोडीबी के बारे में देखेंगे। मोंगोडीबी के कुछ इम्पोर्टेंट कमांड्स देखेंगे जो कि आगे चल के हमें फुल स्टैक पाथ पे बहुत यूज होने वाला है। तो जैसे हमारा रिएक्ट का सीरीज तो चल ही रहा है, पैरेलल में ये डेटाबेस का भी सीरीज स्टार्ट करते हैं, इसको भी कंटिन्यू करते हैं। तो आज देखेंगे मोंगोडीबी। अब इसके लिए प्रीरिक्विजिट है कि आपके सिस्टम में मोंगोडीबी इंस्टॉल होना चाहिए। अगर इंस्टॉलेशन में कोई दिक्कत आ रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है तो आप कमेंट करके बताओ, मैं इंस्टॉलेशन पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोंगोडीबी डेटाबेस के बारे में थ्योरी वगैरह तो आप लोग को पता होगा। अगर नहीं पता है तो फिर बताओ, मैं उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना लूँगा। एक वीडियो में 30-35 मिनट के वीडियो में पूरा थ्योरी अगर आप लोग चाहोगे तो कंप्लीट कर दूंगा। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। तो मोंगोडीबी अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगा, पाथ वाथ सेट होगा, तो सिर्फ आप मोंगोडी कमांड डालोगे तो आपका सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। सर्वर स्टार्ट होने के बाद इसको क्लाइंट से कनेक्ट करना है, तो उसी टर्मिनल में आप मोंगो लिखोगे तो मोंगो का एक इंस्टेंट स्टार्ट हो जाएगा। ये अब मोंगो का टर्मिनल है, इसमें आप जो भी आप कमांड लिखोगे वो मोंगो डेटाबेस का कमांड होगा। तो मोंगो डेटाबेस का कुछ कमांड्स जो कि अगर अभी यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे अभी हमारे पास कितने, हमारे सिस्टम में कितने डेटाबेस अभी अवेलेबल है, तो उसके लिए एक कमांड होता है शो डेटाबेस। शो डेटाबेसेस कमांड का क्या काम है कि ये हमारे पास अभी जितने भी अवेलेबल डेटाबेस होगा वो यहाँ पे दिखा देगा लिस्ट। तो शो डेटाबेस का काम हो गया। क्या ये सब कमांड आप एक नोट्स बना लो, या फिर मैं इसको डिस्क्रिप्शन में सारे कमांड्स और उसका डिटेल्स एक प्रोवाइड करवा दूंगा, या फिर एक पीडीएफ तैयार करके छोटा सा 1 से 1.5 पेज में जो भी नोट्स होगा उसको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप वीडियो अपलोड होने के 1 या 2 दिन बाद आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। तो शो कमांड का यूज क्या है? शो कमांड का बस यही यूज है कि ये जितने भी अवेलेबल डेटाबेस होगा उसको दिखा देगा। हमें यहाँ पे एक नया डेटाबेस क्रिएट करना है, तो उसके लिए यूज कमांड का यूज किया जाता है। यूज कमांड का क्या काम है? अगर अवेलेबल उस अगर आप जैसे यूज लिखते हो, यूज एपीआई, तो अभी ये एपीआई अवेलेबल है, हमें दिख रहा है कि हाँ एपीआई करके एक डेटाबेस है मेरे पास, तो वो सिंपली स्विच कर जाएगा एपीआई वाले डेटाबेस पे। और अगर आपने यूज के बाद कोई ऐसा नाम दिया जो कि अवेलेबल नहीं हुआ, तो वो सिंपली उस नाम का डेटाबेस क्रिएट कर देगा। यूज कमांड का 2 काम है, या तो वो अवेलेबल डेटाबेस को शो करवा देगा या तो उसको क्रिएट कर देगा। अगर अभी हम सिमिलरली लिखते हैं यूज ट्यूटोरियल, तो अभी हमारे पास ट्यूटोरियल नाम का कोई डेटाबेस अवेलेबल नहीं था जब हमने शो डेटाबेस किया था। तो अभी इस कमांड के बाद देखते हैं, ये बता रहा है कि स्विच टू डीबी ट्यूटोरियल। इसका मतलब ये स्विच कर गया है। मतलब अभी आप देखोगे तो ये शो नहीं करवा रहा है ये डेटाबेस को। यहाँ पे अभी जो हमने ट्यूटोरियल नाम का एक डेटाबेस क्रिएट करवाया वो यहाँ पे लिस्ट में नहीं आ रहा है। उसका कारण ये है कि ये लिस्ट में तभी आता है जब एक डेटाबेस के पास एटलीस्ट एक डॉक्यूमेंट अवेलेबल होना चाहिए। कोई भी डेटाबेस हम बना रहे हैं तो उसमें अगर वो एम्प्टी डेटाबेस है तो वो लिस्ट में नहीं आता है। तो लिस्ट में आने के लिए, शो करवाने के लिए उसके पास एक कलेक्शन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब अभी मैं इसको दिखाऊंगा आगे सीरीज में, ट्यूटोरियल को लिस्ट में लाके यूज का यूज करके उस डेटाबेस को या तो हम एक्सेस कर सकते हैं या तो फिर नया क्रिएट कर सकते हैं। यूज का कमांड देख लिया। अब देखते हैं कि अब हमने डेटाबेस तो बना लिया, ट्यूटोरियल नाम का एक डेटाबेस बना लिया। अब इसमें हमको कलेक्शंस बनाना है। डेटाबेस ट्यूटोरियल नाम के डेटाबेस में कलेक्शन बनाना है। कलेक्शन जो भी इसमें डेटा रहेगा उसका एक नाम होता है कलेक्शन। कलेक्शन फॉर्मेट में रहता है, जेसन बीसॉन फॉर्मेट में रहता है।
मोंगो डीबी में डेटा। तो वो बनाने के लिए अभी हम वापस से स्विच करेंगे ट्यूटोरियल वाले में, यूज ट्यूटोरियल। ये ट्यूटोरियल को यूज करना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे ही हम यूज कमांड यूज करते हैं ना, तो ये एक यहाँ एक डीबी इंस्टेंस देता है जो कि बताता है कि हाँ अभी डीबी के अंदर ट्यूटोरियल है, अगर हम डीबी टाइप करेंगे तो। सिमिलरली अगर हम दूसरे डेटाबेस को यूज करेंगे, यूज एपीआई, और अभी अगर हम डीबी टाइप करेंगे तो ये बता देगा कि हाँ डीबी के अंदर एपीआई है। मतलब अभी डीबी जो है एपीआई के इंस्टेंट को रेफरेंस दे रहा है। तो वापस से चलते हैं, स्विच करते हैं ट्यूटोरियल पे। और अभी हम क्या करेंगे, अभी हमारा ये जो ट्यूटोरियल वाला है वो डीबी में जाके स्टोर हो चुका है। मतलब डीबी इसको पॉइंट कर रहा है, डीबी जो है अभी ट्यूटोरियल को पॉइंट कर रहा है। अब अगर हमको यहाँ कलेक्शन क्रिएट करना है ट्यूटोरियल के अंदर, तो हम सिंपली लिखेंगे डीबी डॉट आपके कलेक्शन का नाम, जो भी आप कलेक्शन देना चाहो। जैसे आप ट्यूटोरियल के अंदर ट्यूटोरियल्स के अंदर एक डिटेल्स नाम का एक कलेक्शन बनाते हैं, डिटेल्स। और इसमें अगर इंसर्ट वन मेथड को कॉल करेंगे तो इंसर्ट वन का काम क्या है, ये या अगर ये कलेक्शन अवेलेबल होगा तो उसको सर्च करेगा और इस डिटेल्स नाम के कलेक्शन में एक एलिमेंट को इंसर्ट कर देगा, जो यहाँ पे अभी हम आर्गुमेंट में पास करेंगे। लेकिन अगर उसको इस डिटेल्स नाम का कोई कलेक्शन नहीं मिला तो वो नया क्रिएट कर देगा। जैसे कि हम देखे थे कि यूज के केस में, कि यूज अगर उसको मिलता है इस नाम का कोई भी डेटाबेस तो वो उस पर स्विच कर जाता है या तो फिर नया क्रिएट कर देता है। तो सिमिलरली यहाँ भी होता है, डीबी डॉट अगर कलेक्शन के नाम उसको मिलता है तो वो उसमें स्विच कर जाता है, उसमें इंसर्ट, उस पर कोई भी मेथड परफॉर्म करता है। नहीं तो फिर वो नया क्रिएट कर देता है उस नाम का कलेक्शन। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास कलेक्शन, इस डेटाबेस के अंदर कितने कलेक्शंस है वो अगर देखना हुआ तो सिंपली हम लोग यूज करेंगे शो कलेक्शंस। अभी एक भी कलेक्शंस नहीं है तो हमें ये दिखाएगा नहीं, एक भी कलेक्शन नहीं है। अभी हमको क्या करना है, एक कलेक्शन क्रिएट करना है। तो हम करेंगे डीबी डॉट कलेक्शन का नाम क्या था, डिटेल्स। डिटेल्स डॉट इंसर्ट वन, और इसके अंदर हम अब यहाँ पे हमको जितना भी की वैल्यू पेयर पास करना होगा वो अब यहाँ पे हम कर सकते हैं। डीबी डॉट इंसर्ट वन के अंदर एक डॉक्यूमेंट पास करते हैं जो कि जेसॉन के फॉर्मेट में होता है। तो अभी हम बना लेते हैं यहाँ पे जेसॉन का एक की पॉइंट ये है कि आपको आप की वैल्यू पेयर में यहाँ पे डेटा देना होता है, और की को आप विदाउट कोट में लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, लेकिन वैल्यू मस्ट बी इन डबल कोट, वो कोट में ही होना चाहिए। जैसे अभी हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। डिटेल्स में पहला वाला जो की वैल्यू पेयर होगा उसका कोर्स नेम कॉलन, तो वैल्यू जो होगा वो डबल कोट में होना एकदम मस्ट है। आप की को ऐसे सिंगल कोट में इंक्लोज करो, डबल कोट में इंक्लोज करो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, लेकिन वैल्यू को डबल कोट में इंक्लोज करना ही पड़ेगा, नहीं तो एरर दे देगा। जेसॉन का मतलब भी वही की वैल्यू। और अगर नंबर पास कर रहे हो तो नंबर को आप विदाउट कोट, ऐसे वो स्ट्रिंग में दिया जाता है लेकिन नंबर को आप विद नंबर दे सकते हो। तो कोर्स नेम अभी मोंगो डीबी, ड्यूरेशन आप दे सकते हो, ड्यूरेशन हो गया। और क्या दे सकते हो, प्राइस दे सकते हो, कोर्स आईडी, और वो आप दे दो 1 2 3, कुछ भी 1 2 3। चलिए पहले इतना इंसर्ट करके देखते हैं। तो हमारे पास सक्सेसफुली डेटा इंसर्ट हो गया, एक्नॉलेज ट्रू, और इंसर्ट आईडी इंसर्टेड, ये जो हमें आईडी मिला है ये ऑब्जेक्ट का आईडी है। ये आईडी आप नोट करके देख लो, जब हम इस वाले फील्ड को शो करवाएंगे तब सेम आईडी हमें वहाँ पे मिलेगा। तो अभी हमने देखा, अब हम यहाँ पे अगर हम देखेंगे
सो DBS, तो हमें ट्यूटोरियल नाम का डेटाबेस मिलने लगेगा। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास ट्यूटोरियल नाम के डेटाबेस में एक कलेक्शंस है जिसका नाम है, कलेक्शन का नाम डिटेल्स है, वो भी देखते हैं। तो अगर यहाँ पे अभी हम देख लेते हैं DB किसके इंस्टेंट में है, ट्यूटोरियल के इंस्टेंट में है। तो अभी हम देख लेते हैं कि DB में कौन सा कलेक्शंस है, कितना कलेक्शंस है। तो सो कलेक्शंस, अभी हमें एक डिटेल्स नाम का कलेक्शन दिखने लगेगा। अब देखते हैं इस डिटेल्स के अंदर हमारे पास क्या क्या डिटेल्स अवेलेबल है। इस डिटेल्स के अंदर डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में अभी जो हमने ये इंटर करवाया था ये पूरा का पूरा अवेलेबल होना चाहिए। तो उसको देखने के लिए सिंपली हम फाइंड वन या फिर फाइंड कमांड का यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए है DB जो कि हमारा ट्यूटोरियल का इंस्टेंस है, उस पे हम कलेक्शंस का नाम लिखेंगे डिटेल्स डॉट फाइंड। जैसे ही ये करेंगे हमें वो डेटा मिलने लगेगा। और ये जो ऑब्जेक्ट आईडी है, आपने नोट किया था यहाँ पे जब क्रिएट हुआ था ये डॉक्यूमेंट, तब एक हमें आईडी मिला था, वो सेम आईडी हमें यहाँ पे मिलेगा। इस आईडी का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है जिसका कोर्स नेम है MongoDB, ड्यूरेशन है 3 मंथ, प्राइस है 4000, कोर्स आईडी जो हमने दिया था 123। तो ये डेटा हमें दिखने लगा। अब अभी फ़िलहाल ये आपको मतलब बीसन फॉर्मेट में अच्छा नहीं दिख रहा होगा, मतलब अगर इसी तरह से और भी इसमें डाटा होगा। जैसे मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ, यूज API सो कलेक्शंस यूजर है DB डॉट यूजर्स डॉट फाइंड। अभी ये आपको ऐसे दिखेगा, अगर बहुत सारा डेटा हुआ तो ऐसे, तो ऐसे में आपको समझने में बहुत दिक्कत होगा, बहुत। मतलब आप देख रहे हो लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो हाँ आईडी ये है, फिर इसमें एक इज डिलीटेड नाम का एक है, उसका वैल्यू फॉल्स है, फिर फुल नेम है सोनू कुमार है, ईमेल है, ये ईमेल है। और उसके बाद इसके अंदर अगर इनहेरिटेड ऑब्जेक्ट हुआ, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट हुआ, जैसे ऑब्जेक्ट के अंदर एरे हुआ, तो वो आप अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाओगे। तो इसको अच्छा दिखने के लिए हम फाइंड के बाद प्रीटी लगाते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे कमांड डाला था db.user.find, अब इसके बाद जैसे ही हम प्रीटी लिखेंगे, मेथड है प्रीटी, मेथड कॉल करेंगे इस पे, तो ये हमें एकदम परफेक्ट फॉर्मेटेड फॉर्म में देगा। एक ये डॉक्यूमेंट है और दूसरा ये डॉक्यूमेंट है। अब इसमें आपको देखने में एकदम इजीली आप देख सकते हो सब कुछ सेपरेट सेपरेट, एकदम बिल्कुल परफेक्ट फॉर्मेटेड। तो हमने यूज़र के अंदर डॉक्यूमेंट को कैसे देखना है वो देखा, उसको कैसे प्रीटिफाई करना है वो देखा। इसका मेन डिफरेंस है ना, यहाँ पे जो फाइंड पे जो हमें डॉक्यूमेंट दिखता है ना, ये बीसॉन फॉर्मेट में होता है, और जब इसको हम प्रीटिफाई करते हैं ना तो ये इसको जेसॉन फॉर्मेट में, बीसॉन और जेसॉन में बस मैं क्या डिफरेंस है वो मैं कभी एकदम सेपरेट वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगा बीसॉन और जेसॉन के बारे में। फिलहाल अभी देखते हैं MongoDB को। तो वापस से हम स्विच करते हैं अपने ट्यूटोरियल डेटाबेस पे। तो स्विच करने के लिए कमांड है यूज ट्यूटोरियल। तो ट्यूटोरियल में हम लोग स्विच कर चुके हैं। अब वापस से हमने देखा कि कलेक्शंस कैसे क्रिएट करते हैं और कलेक्शन कैसे इंसर्ट करते हैं। अगर आप इंसर्ट और क्रिएट दोनों का एक ही है, आप इंसर्ट वन करो और ये वन डॉक्यूमेंट इंसर्ट हो जाएगा। अब पहले MongoDB में इंसर्ट ऑप्शन आता था, इंसर्ट को डेप्रिकेट कर दिया गया है और इंसर्ट वन और इंसर्ट मैनी ला दिया गया है। तो फिलहाल अभी इंसर्ट वन का यूज़ तो हम देख लिए। अगर एक डॉक्यूमेंट इंसर्ट करवाना हुआ तो सिंपली हम एक डॉक्यूमेंट ऐसे इंसर्ट करवा सकते हैं। फिलहाल के लिए इसको कॉपी कर लेते हैं, आगे यूज आने वाला है। और चलते हैं इंसर्ट मेनी को देखते हैं। DB में ट्यूटोरियल का इंस्टेंस है, तो DB डॉट डिटेल्स डॉट इंसर्ट मेनी। अब इसके अंदर एक एरे पास होता है
इंसर्ट में हमने एक ऑब्जेक्ट पास किया था, इसमें हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पास करेंगे। जैसे यहाँ एक ऑब्जेक्ट होगा, फिर कॉमा, यहाँ एक और ऑब्जेक्ट होगा। ऐसे करके आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को एक साथ इंसर्ट कर सकते हो। ये इस कमांड को एक बार आप नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ये होता है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का, इंसर्ट मेन्यू का। अभी इसको प्रैक्टिकली यूज करके देखते हैं। तो अभी हमने कुछ डेटा कॉपी किया था, उसको पेस्ट करते हैं। पेस्ट कर दिए। यहाँ पे सिमिलरली नेक्स्ट वाले डॉक्यूमेंट को भी अभी हम पेस्ट करते हैं। सिमिलरली इसको भी हटाते हैं और इसको भी यहाँ पेस्ट करते हैं। आप डॉक्यूमेंट अच्छे से एकदम प्रॉपरली बना सकते हो, मैं अभी बस एग्जांपल के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। ये हमारा हो गया पहला डॉक्यूमेंट यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा हो गया दूसरा डॉक्यूमेंट यहाँ से यहाँ तक, और ये हमारा हो गया तीसरा डॉक्यूमेंट यहाँ से यहाँ तक। तो चलिए अब इसको इंसर्ट करके देखते हैं इंसर्ट होता है कि नहीं। एक्नॉलेज ट्रू, मतलब इंसर्ट हो गया सक्सेसफुली इंसर्टेड। मतलब जितना भी आईडी, जितना भी डॉक्यूमेंट इंसर्ट हुआ है, 3 डॉक्यूमेंट इंसर्ट हुआ है, तो तीनों का आईडी हमें मिल गया कि हाँ ये डॉक्यूमेंट एंड ये डॉक्यूमेंट इंसर्ट हो चुका है। तो अभी हम इसको देखेंगे कि एक्चुअल में इंसर्ट हुआ कि नहीं। तो देखने के लिए क्या कमांड था गाइस, db का नाम, db डॉट कलेक्शन का नाम। कलेक्शन का नाम हमारे पास क्या था, शो कलेक्शन के अंदर हमें मिलेगा डिटेल्स। तो db डॉट डिटेल्स डॉट, देखने के लिए हम लोग क्या करते थे, फाइंड मेथड का यूज करते थे। तो फाइंड करेंगे, फाइंड के अंदर फाइंड को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। अभी सिर्फ देखने के लिए यूज कर रहे हैं, बाकी इसको फिर सर्चिंग के लिए, फिल्टरिंग के लिए भी यूज करेंगे। प्रिटिफाई करने के लिए एक मेथड था प्रिटी। जैसे ही इंटर करेंगे हमें पूरा डॉक्यूमेंट्स दिखने लगेगा। ये मोंगोडीबी का डाटा, ये रिएक्ट का डाटा, ये नोड का डाटा एंड ये एक्सप्रेस का डाटा, चारों दिखने लगा हमें एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में। अब हम थोड़ा देखते हैं कि इसमें जो ये फाइंड है, फाइंड के अंदर हम क्या क्या और कर सकते हैं। जैसे मुझे देखना है कि नहीं हम सिर्फ वही डॉक्यूमेंट देख पाएँ जिसका ड्यूरेशन या फिर जिसका प्राइस सिर्फ 4000 है। फाइंड के अंदर एक आर्गुमेंट पास कर सकते हैं जिसको फिल्टरिंग आर्गुमेंट बोलते हैं। इसमें आपको जो भी कीवर्ड ढूंढना है, की वैल्यू पेयर, वो सिंपली आप पास कर सकते हो। जैसे हमें देखना है कि प्राइस का जो सेक्शन है वो सिर्फ 4000 होना चाहिए। एंटर करेंगे और हमें बस सिंपली एक ऑब्जेक्ट दे देगा, क्योंकि हमारे इस पूरे डेटा में सिर्फ एक ही वैसा ऑब्जेक्ट है, एक ही वैसा कोर्स है जिसका प्राइस 4000 है, इसका 5000 है, इसका 3500 है और इसका 4500 है। तो हमें वो डॉक्यूमेंट मिल गया जो एग्जैक्ट मैच किया। तो हम इसको फिल्टरिंग के लिए भी यूज करते हैं। फाइंड के अंदर ना 2 आर्गुमेंट लिया जाता है। पहला जो होता है क्वेरी होता है, ये वाला जो सेक्शन था ना, ये क्वेरी होता है। इसका काम का क्या रहता है कि ये पूरे डेटाबेस में क्वेरी करता है कि हाँ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जो है इस क्वेरी से मैच कर रहा है। और प्रोजेक्शन का क्या काम है, इसका जो सेकंड आर्गुमेंट होता है, जैसे कि अभी ये पूरा का पूरा दिखा दे रहा है, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट। अब इसमें मान लीजिए हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे तो इसमें हमारे पास पासवर्ड फील्ड होगा, पासवर्ड का हैश स्टोर होगा। तो हम वो तो देख नहीं सकते, दिखाना नहीं है हमको, वो यूज़र को दिखाना नहीं है। ओके, तो हम क्या चाहेंगे कि नहीं, हम फिल्टर्ड वे में इसको फाइंड तो करें, डॉक्यूमेंट को फाइंड करें, लेकिन फिल्टर्ड वे में शो करवाएं। चलिए मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। लास्ट क्वेरी में हमने किया था कि प्राइस जो है 4000 होना चाहिए।
इस फील्ड का, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट हमें दिखाएगा 4000 प्राइस वाला, वो यहाँ पे पूरा का पूरा हमें दिख जाएगा। लेकिन नहीं, उसका सिर्फ हमको कोर्स नेम चाहिए। मतलब ऐसा है कि सिर्फ हमको ऐसा डॉक्यूमेंट दिखाओ जिसका प्राइस इतना हो और उसका सिर्फ कोर्स नेम और ड्यूरेशन दिखा दो। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक सेकेंड आर्गुमेंट डालेंगे फाइंड के अंदर, जो कि प्रोजेक्शन होगा। और वो खुद भी प्रोजेक्ट क्वेरी भी एक डॉक्यूमेंट होगा, मतलब जेसॉन फॉर्मेट में एक ऑब्जेक्ट होगा, और प्रोजेक्शन भी एक ऑब्जेक्ट होगा। तो हम यहाँ पे क्वेरी का ऑब्जेक्ट बना चुके हैं, अब हमें प्रोजेक्शन का ऑब्जेक्ट। अब प्रोजेक्शन में हमको देखना है कि हम सिर्फ कोर्स आईडी देखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे उसका कोर्स नेम, और इसको बुलियन वैल्यू चाहिए। मतलब अगर दिखाना हुआ तो 1 कर दीजिए, और नहीं दिखाना हुआ तो 0 कर दीजिए। ये बुलियन वैल्यू, इसका वैल्यू जो होता है बुलियन होता है। बाय डिफ़ॉल्ट इसका वैल्यू ट्रू होता है, मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट सब पूरा का पूरा फील्ड दिखाता ही है। तो हम या बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू होता है तो हमें ट्रू वाला सेक्शन को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। पहले आपको ट्रू वाला सेक्शन पे एक एग्जांपल दिखाते हैं। पहले आप देखिए कि कोर्स नेम ऐसे करने पे क्या हो रहा है। तो ये हमें सिर्फ कोर्स नेम दे रहा है, मतलब जो हम इसको अगर प्रोवाइड करवा दिए तो ये सिर्फ वही दिखाएगा, कोर्स नेम मोंगोडीबी। तो आप इसको दोनों तरीक़ा से यूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं हम सिर्फ कोर्स नेम नहीं देखें, ऐसा अगर आप इसको 0 कर देते हो तो ये बाकी सब तो दिखाएगा लेकिन कोर्स नेम नहीं दिखाएगा। अब यहाँ पे डिसाइड आपको करना है कि आपके जो डेटाबेस में है उसमें मेजॉरिटी किस पार्ट का है। आपको दिखाना है जो चीज़ उसका मेजॉरिटी है, या फिर नहीं दिखाना है उसका मेजॉरिटी है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे अभी हमारे पास जो डेटाबेसेस थे इसके पहले वाले कमांड में, तो ये अभी हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5 फील्ड है। अभी हम 5 फील्ड में से मान लो कि हमें सिर्फ ये आईडी और ये दोनों आईडी को हाइड करना है। तो आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो इन तीनों को 1 कर दो, इन तीनों फील्ड को 1 कर दो, या तो फिर इन दोनों फील्ड को 0 कर दो। तो चलिए करते हैं। किसको किसको नहीं दिखाना है वो, तो हमको आईडी नहीं दिखाना है, सॉरी अंडरस्कोर आईडी नहीं दिखाना है, तो इसको 0 कर देंगे। एंड कोर्स आईडी नहीं दिखाना है, कोर्स आईडी नहीं दिखाना है, इसको भी 0 कर देंगे। तो अब हमें ये फिल्टर करके सारे डेटा दे देगा, सिर्फ वही डॉक्यूमेंट फिल्टर करके देगा जो कि प्रोजेक्शन और क्वेरी दोनों को सेटिस्फाई करता हो। हम लोग फाइंड को डिटेल्स में देख लिए। फाइंड मेथड के अंदर 2 आर्गुमेंट होता है, पहला होता है क्वेरी, दूसरा होता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन में वैल्यू जो होता है बूलियन होता है, और फाइंड में जो एक्चुअल वैल्यू हमको फाइंड करना है वो। आगे का जो डॉक्यूमेंट होगा उसके लिए हमें थोड़ा और ज़्यादा डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम वापस से चलते हैं वो 3 जहाँ पे हमने 3 डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था ना, वहाँ वापस से चलते हैं और फिर से ये क्रिएट करते हैं। फिर से ये 2-3 बार क्रिएट करते हैं, जिससे कि हमारे पास मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स एटलीस्ट आ जाए। शो नहीं, सॉरी, db डॉट डिटेल्स डॉट फाइंड डॉट प्रेटिफाई। तो अब देखेंगे तो अब हमारे पास बहुत सारा डॉक्यूमेंट हो गया। अब आगे का जो ऑपरेशंस है उसके लिए मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत थी, इस वजह से मैंने ये डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किया है। ओके गाइस, तो अब अगर हम लोग फाइंड करेंगे वैसा डेटा जिसका सिर्फ कोर्स आईडी 1 to 4 हो, तो हमें ये 1 to 4 आईडी वाले जितना भी डाटा हमारे डेटाबेस में अवेलेबल होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारे पास 9 डाटा अवेलेबल है। कोर्स आईडी 1 to 4 वाले सारे के सारे डेटा हमारे पास दिख जाएगा, और हमें इसका आईडी और कोर्स आईडी ये दोनों भी नहीं देखना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ठीक है, कोर्स जिसका आईडी 1 to 4 हो, और इसका प्रोजेक्शन पार्ट में हमें क्या लिखना है,
उन दोनों फील्ड को हाइड करना है, कोर्स आईडी और आईडी को। तो अभी हमें सिर्फ वही डेटा दिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राइट। तो ये वही डेटा है जिसका आईडी हमें 1 2 4 मिल रहा है। 1 2 4 आईडी को हाइड करके रिएक्ट वाला का आईडी था 1 2 4। तो ये रिएक्ट जितना भी अवेलेबल है हमारे पूरे डेटाबेस में उसको फिल्टर करके और दे रहा है। फिल्टर्ड वैल्यू को हम लिमिट लगाना चाहते हैं कि नहीं, हमको अभी 9 वैल्यू नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 2 ही, ऊपर स्टार्टिंग का सिर्फ 2 वैल्यू चाहिए। तो इसमें हम सिंपली लिमिट मेथड इस पे कॉल कर सकते हैं। इसका काम क्या है, लिमिट के अंदर एक आर्गुमेंट लेता है जो नंबर होता है। इसका काम क्या है कि जितना नंबर आप वहाँ पे डालोगे उतना ही डॉक्यूमेंट को ये प्रिंट करवाएगा। जैसे अभी हमारे पास 9 फील्ड है, हम सिर्फ पहला डॉक्यूमेंट को देखना चाहते हैं, तो ये सिर्फ पहला डॉक्यूमेंट को दिखाएगा। फिर हमको नहीं, यहाँ पे 9 नहीं 5 डॉक्यूमेंट्स देखना है, तो आप 5 डालोगे तो यहाँ पे ये 5 डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करवा देगा। अभी हमारे पास सिमिलर डेटा हो गया। अभी इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको कोर्स आईडी दिखाना पड़ेगा, मतलब डॉक्यूमेंट आईडी दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए फ़िलहाल इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हमको दिखाना पड़ेगा। तो ये स्टार्टिंग का 5 डॉक्यूमेंट हमें दिखा रहा है, स्टार्टिंग का 5 डॉक्यूमेंट हमें दिखा रहा है। बट हम चाहते हैं कि नहीं, हमें जो अब अगर हमें चाहिए कि नहीं, हमको स्टार्टिंग का पहला वाला 2 डॉक्यूमेंट छोड़ के बाकी का नीचे का 2 डॉक्यूमेंट, पहला वाला 2 डॉक्यूमेंट छोड़ के उसके बाद का 2 डॉक्यूमेंट देखना हो, तो उसके लिए एक स्किप करके एक मेथड है, उसको आपको कॉल करना पड़ेगा। तो लिमिट क्या करता है, लिमिट आपके आउटपुट को लिमिट कर देता है। मतलब आपके आउटपुट में अगर 10,000 डेटा है, उसमें से सिर्फ आपको 2 डेटा देखना है, तो वो उसको लिमिट प्रोवाइड करता है कि हाँ सिर्फ 2, स्टार्टिंग का 2 मैचिंग डेटा दिखाएगा आप। अब लिमिट पे अगर आपने लिमिट लगाया 5 का और उसके बाद इस पे आप स्किप कर रहे हो स्टार्टिंग का 3, हाँ ठीक है, स्टार्टिंग का 3 डेटा को हम लिमिट कर रहे हैं। तो अब ये जो डेटा दिखाएगा, आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट आईडी दिख रहा होगा अच्छे से। तो अब इसको स्टार्टिंग का 3 डॉक्यूमेंट को इसको स्किप कर देना चाहिए, मतलब हमारे पास आउटपुट में सिर्फ ये और ये डेटा आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसको रन करके। अभी भी हमारे पास 5 डॉक्यूमेंट आ रहा है। लिमिट का काम है कि आपको 5 डॉक्यूमेंट दिखाएगा आपको 5 डॉक्यूमेंट दिखा रहा है। हमारे पास एक्चुअल में कितने डॉक्यूमेंट्स हैं, 9। तो हमें ये 5 और 3 8 ही डॉक्यूमेंट होगा। अगर स्टार्टिंग का 3 स्किप भी कर देता है तो इसको 5 डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। तो इस वजह से ये फर्स्ट 3 को छोड़ के और बाकी का 5 डॉक्यूमेंट दिखा दिया। आप अगर ट्राई करना चाहो तो इसको अपोजिट वे में भी ट्राई कर सकते हो। अगर आप लिमिट हटा देते हो और सिंपली स्किप पे रन करते हो, तो ये आपको सिंपली स्टार्टिंग का 3 डॉक्यूमेंट स्किप करके चौथा से जितना भी अवेलेबल डेटा होगा उसको दिखा देगा। और अगर इसको आप फिर लिमिट करना चाहते हो कि नहीं, स्किप करने के बाद भी हमें सिर्फ 2 ही डेटा दिखाए, तो अब ये 2 ही डेटा दिखाएगा, जो कि हमने स्टार्टिंग का 3 डेटा स्किप किया है और उसके बाद 2, तो हमें 4th और 5th मिलना चाहिए। तो चलिए 4th और 5th का आईडी देखते हैं। तो 4th मस्ट बी हेयर, क्योंकि हमने यहाँ भी 3 से स्किप किया था। तो 4th वाला आईडी यहाँ पे ये होना चाहिए, स्टार्टिंग में 61 और लास्ट में F4। चलिए चेक करते हैं, स्टार्टिंग में 61 एंड लास्ट में F4। फिर इसके बाद वाला स्टार्टिंग में 61 एंड लास्ट में F7। क्या यहाँ पे है, स्टार्टिंग में 61 और लास्ट में F7। ये मैनिपुलेशन आपके नीड के अकॉर्डिंग करना है। आपको पहले स्किप करना है या फिर स्किप करके लिमिट लगाना है, आप दोनों एक साथ भी कर सकते हो। आप अगर चाहो कि नहीं मैं पहले लिमिट लगा दूं
कि मेरे पास 3 और 2 5, मेरे पास 6 डॉक्यूमेंट है। मैं स्टार्टिंग का 6 डॉक्यूमेंट उठा रहा हूँ। उसके बाद स्टार्टिंग के 6 डॉक्यूमेंट्स में से 3 डॉक्यूमेंट्स को स्किप कर रहा हूँ और उसके बाद 2 डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवा रहा हूँ। मेरे को एक्चुअल में आना चाहिए यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट, क्योंकि 3 को स्किप किया है तो 3 बचा हुआ है, लेकिन नहीं, मैं उसको भी लिमिट कर रहा हूँ और सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स आना चाहिए यहाँ पे। तो देखते हैं 2 डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। अब इसका नंबर आपके पास क्या क्या होगा। स्टार्टिंग मेरे पास टोटल 6, स्टार्टिंग का 6 डॉक्यूमेंट्स हमने उठाया, उसके बाद 3 को स्किप किया तो 4 और 5 होना चाहिए, और 6 मेरे पास वो प्रिंट नहीं हो रहा है, तो ये वाला डॉक्यूमेंट हमारे पास कौन सा होना चाहिए, 4 एंड 5। तो अगर आपको वेरीफाई करना है तो 4 5 हमने पहले भी शायद करवाया था, स्टार्टिंग का 3 स्किप किया था, तो 4 एंड 5 ये वाला डॉक्यूमेंट, F4 एंड F7, F4 एंड F7। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अपडेट को भी इसी वीडियो आई गेस बहुत लंबा हो गया, तो अपडेट वाले सेक्शन में टाइम लग जाएगा। तो चलिए अपडेट वाला सेक्शन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट दिखाओ, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।